ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। गोदी मीडिया को लगी मिर्ची। तमाम गोदी मीडिया का टूलकिट हुआ एक्टिव राहुल गांधी के खिलाफ। कैसे राहुल गांधी से दोस्तों डर गई मोदी मीडिया, बताएंगे क्या है ये मामला और क्यों अखिलेश यादव हुए योगी के ऊपर हमलावर। अखिलेश ने भगवा कपड़ों पर उठा दिए सवाल। कैसे दोस्तों फ्रांस में मुस्लिम विरोधी पार्टी की हार पर जमकर मना है जश्न, बताएंगे अब क्या बदल जाएंगे फ्रांस के मायने। और कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पर बिखर गए दोस्तों राजीव निगम, जमकर लपेटा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले मणिपुर की हालत बद से बदतर हो रही है। प्रधानमंत्री और ख़ास करके दोस्तों सरकार को मणिपुर के बारे में सोचना होगा। दरअसल दोस्तों मणिपुर जलते जलते 1 साल से भी अधिक हो चुका है और ये बात खुद संघ भी कह चुका है। खुद मोहन भागवत ने बीजेपी की हार के बाद ये बात दोहराई थी। संघ के जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा था कि मणिपुर में शांति की ज़रूरत है, वो 1 साल से चल रहा है। दोस्तों राहुल गांधी मणिपुर शुरू से जा रहा है। जब मणिपुर में सबसे पहले घटना हुई थी तो नरेंद्र मोदी कहीं गायब हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, न लोगों के सवालों के जवाब दे पाते हैं, तो भाग खड़े होते हैं हमारा देश के प्रधानमंत्री। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा अकेले नेता है जो मणिपुर तब भी गए थे दोस्तों, और फिर एक बार राहुल गांधी ये तीसरी बार मणिपुर गए। राहुल गांधी की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की इस दौरे से कई लोगों के पेट में दर्द भी उठ रहा है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो कि विदेशों में घूम रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो दोस्तों मणिपुर के दौरे कर रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं, जहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं या फिर लोग परेशान हैं उनकी सहायता के लिए राहुल गांधी अवेलेबल हैं। तो इस देश का असली नेता कौन है, ये बार बार सवाल उठता ही है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे योगी के ऊपर अखिलेश बोले हर भर्ती में खुद घोटाला करते हैं और हमारा कहते हैं। दरअसल आपको बताते चले योगी ने ताना मारा कि इनका पूरा परिवार घोटालेबाज था, यादव का, अखिलेश यादव का, इस चाचा भतीजे मिलकर घोटाले किया करते थे सब, और एक भी नौकरी नहीं देते थे। दोस्तों अगर रावण के मुंह से राम राम निकले तो सुनकर थोड़ा अजीब तो लगेगा। अब दोस्तों आप सोचिए इसमें रावण कौन है और राम का जिक्र कौन कर रहा है, क्योंकि दोस्तों योगी आदित्यनाथ शायद भूल गए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है धमाधम, और भर्ती के मामले में योगी सरकार सबसे पिछड़ी हुई सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप हर भर्ती में घोटाला है आपके यहाँ पर। एक भी ऐसी शिक्षा भर्ती, टीचर भर्ती, तमाम जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं उन सब में दोस्तों नौकरियों में घोटाले। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की खासियत पता है क्या, अगर आप एक अमीर बाप की औलाद हो, आपके नंबर भले ही कम आए हों, लेकिन अगर आप पैसे खिला दोगे तो आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर वहीं बेचारा एक गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, दलित या अति पिछड़ा परिवार या अल्पसंख्यक परिवार से है दोस्तों, तो उसको नौकरी मिलने में आप समझिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये कोई बता नहीं सकता। अखिलेश ने कहा कि घोटालेबाज दूसरों को समझाने चले हैं। आप समझिए दोस्तों सत्ता में कौन बैठा हुआ है, बीजेपी बैठी हुई है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। लेकिन यहाँ तो विपक्ष से उल्टा जो सत्ता पक्ष में बैठे वही कह रहे हैं कि इनके ज़माने में ऐसा करते थे। आपने क्या किया ये बताइए, आप 10 साल में आपने किया क्या है। जो सवाल बनता है, जो जनता पूछना चाह रही है कि 10 साल में तुमने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया और 10 साल में नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया। इस सवाल का जवाब जब भी मांगो तो भाग खड़े होते हैं दोस्तों। और ये उत्तर प्रदेश से की ही कहानी नहीं है, हर राज्य में बीजेपी भर्तियों में ऐसा ही करती है, चाहे वो शिक्षा भर्ती। और जब बेचारे खास करके स्टूडेंट या टीचर इसके लिए धरने पर बैठते हैं तो उनको पुलिसों के द्वारा पिटवा कर भगवा दिया जाता है, लाठीचार्ज करवा दी जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ बोलने से पहले सोच लिया करें कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि शायद वो भूल गए कि जब एक उंगली किसी की तरफ ट्रिगर करो तो 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं दोस्तों।
और यही कारण है जो मोदी सरकार हो या डबल इंजन की सरकार हो, ये डबल इंजन सरकार का एक इंजन नहीं, दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, अखिलेश ने कहा। और पूरे उत्तर प्रदेश जानता है कि फ़िलहाल ये सरकार एक निकम्मी सरकार है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से फ्रांस में मना जश्न, फ्रांस के अब बदल जाएंगे मायने। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है हमारे इंडिया वाला इतिहास फ्रांस में दोहराया गया, और अखिलेश और राहुल ने जो चाल चली थी वही चाल फ्रांस में भी चली गई। दरअसल दोस्तों मैनुअल मैक्रो ये मुस्लिम विरोधी माने जाते हैं, और मुस्लिम विरोधी इनकी सरकार मानी जाती है। माना जाता है कि इन्होंने फ्रांस में जिस तरीके से मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार किए, उनके नकाब पर बैन लगाना या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ करना मुस्लिमों के ख़िलाफ़, ये फ्रांस को भारी पड़ गया। एक हफ्ते तक जो लोग मान रहे थे कि फ्रांस की मैनुअल मैक्रो की ही पार्टी बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी, एक हफ्ते में आखिरकार ये समीकरण कैसे बदल गया ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और हम आपको समझाते हैं दरअसल फ्रांस में हुआ क्या। दरअसल दोस्तों फ्रांस में कुछ ऐसा हुआ कि एक हफ्ते पहले जितनी भी वहाँ पर लेफ़्ट पार्टियाँ थी उन सब ने अपने गिले शिकवे भुलाकर वहाँ पर डील कर ली कि हम सब लोग एक साथ लड़ेंगे। जैसे हमारे इंडिया में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, यानी कि राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी तमाम लोगों को साथ लेकर आ गए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर जो है दोस्तों स्टैलिन हो या फिर ममता बनर्जी हो, तमाम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए। और इंडिया से ही प्रेरणा लेके दोस्तों फ्रांस ने ये फैसला लिया कि हम लेफ़्ट पार्टियां सारी एकजुट होंगे और फ्रांस के मैनुअल मैक्रो के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ेंगे। आप समझिए एक हफ्ते के अंदर समीकरण बदल गए। और दोस्तों वहाँ पर भी सेम यही हुआ, वहाँ पर भी किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन जो लेफ़्ट पार्टी थी उनको ज़्यादा सीटें मिली हैं वहाँ पर, और जो मैनुअल मैक्रो की पार्टी थी वो 160 पर सिमट कर रह गई, जबकि लेफ़्ट पार्टीज़ को 180 सीटें मिली हैं। अब दोस्तों सवाल पता है क्या उठता है कि यहाँ पर भी बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी मानी जाती है, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा हमेशा यही चलाती है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, और या फिर कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा, इस तरीके की बकवास बातें करना, और हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में ही लड़वा कर अपना चुनावी फ़ायदा देखना या फिर सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचना, ये बीजेपी की गंदी सोच है। और बीजेपी को इस बार जनता ने क्लियरली मैसेज दिया हमारे देश में कि हम नफ़रत की राजनीति नहीं चाहते, हम हिंदू मुसलमान नहीं चाहते, हम नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। क्लियरली मैसेज दिया, और इंडिया गठबंधन को दोस्तों लोगों ने सपोर्ट किया। वही काम फ्रांस में हुआ। फ्रांस में भी जो मुस्लिम विरोधी पार्टी थी मैनुअल मैक्रो की, उसको करारी हार का सामना करना पड़ा दोस्तों, वो हार गई। और वहाँ के जो बेचारे पीड़ित थे, जो मुस्लिम थे या फिर जो और भी लोग थे, उन लोगों ने जश्न मनाया इसके हारने पर। तो अब दोस्तों जो रुख है ख़ास करके गज़ा के लिए या फिर फ़लस्तीन के लिए वो भी बदलेगा, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि फ्रांस में अब तक जो सरकार थी वो मुस्लिम विरोधी सरकार थी, जैसे मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी मानी जाती है क्लियरली। फ़िलहाल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर संजय रावत बोले बीजेपी की हार तो निश्चित थी, बीजेपी हारने के बाद भी सबक नहीं लिया उसने। अभी भी दोस्तों नरेंद्र मोदी का मुंह उतरा हुआ है, लेकिन दुनिया को बताने के लिए अकड़ वही। संजय रावत ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर सालों से जल रहा है, लेकिन एक भी बार मणिपुर नहीं गए। उधर दोस्तों पुतिन ने पूरे यूक्रेन को जलाकर राख कर डाला है, लेकिन एक ऐसे इंसान के गले मिलकर उससे खूब दोस्तियाँ की जा रही हैं। क्या ये भूल गए प्रधानमंत्री के किस तरीके से फ़लस्तीन बेचारे उन लोगों के ऊपर दोस्तों हमले कर रहा है, यूक्रेन के लोगों के ऊपर जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और पुतिन दोस्तों जिस तरीके से चुनाव लड़ता है वो एक तानाशाह है, तो खैर सभी जानते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल संजय रावत ने कहा कि देश में राहुल गांधी जगह जगह के दौरे कर रहा है। और ये बात सच है दोस्तों कि संजय रावत ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इस देश में